मैं अभिराज स्नेही आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू की है, स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस, जिसमें हमारा आज चौथा क्लास है। अभी तक हमने पढ़ा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन को डिटेल में। तो जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर उन वीडियोज़ को पहले देख ले, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंग्रेज़ों का बंगाल विजय। तो देर न करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल को ही क्यों चुना। जैसा कि आपको पता है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप वहाँ बिज़नेस करना चाहेंगे जहाँ पे आपको बहुत अधिक लाभ हो। ठीक उसी प्रकार बंगाल जो था एक बहुत धनी प्रांत था, वहाँ पे व्यापार जो थे काफ़ी विकसित, उद्योग धंधे काफ़ी विकसित थे। दूसरा रीज़न था बंगाल की राजनीतिक स्थिति। अगर हम वहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझे तो बंगाल जो था वो मुगल का एक प्रांत था और बंगाल में एक सूबेदार हुआ करता था और एक दीवान हुआ करता था। वहाँ के जो सूबेदार थे उनका नाम था अजीमुशान और दीवान का नाम था मुर्शीद कुली खां। लेकिन अजीमुशान राज दरबार का संबंधी था, जिसकी वजह से वह अधिकांश समय दिल्ली में ही गुजारता था और इसके कारण मुर्शीद कुली खां को ही सूबेदार का भी काम करना पड़ता था। फलस्वरूप 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को ही सूबेदार बना दिया गया। मुर्शीद कुली खां को सूबेदार बना दिया गया। हालांकि मुर्शीद कुली खां 1700 ईस्वी से ही स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, लेकिन मुगल बादशाह को नजराने नियमित रूप से भेजा करता था, जिस कारण उन्हें पता नहीं था। खैर एनीवे, तो मुर्शीद कुली खां मुगल के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम सूबेदार था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां बहुत ही योग्य शासक था। उसने बहुत सारी नई व्यवस्था शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक नई भू राजस्व व्यवस्था शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो जागीर भूमि थी, मतलब जागीरदारों की जो भूमि थी, उसे खालसा भूमि में बदल दिया। जागीर को जागीर भूमि खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि का था राजकीय भूमि। दूसरा उन्होंने क्या किया कि किसानों की मदद करने के लिए उन्होंने तकावी ऋण जारी किए, जिससे किसान ऋण लेकर अपनी कृषि को विकसित कर सके। 10 साल के बाद ही 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार मुर्शीद कुली खां ने 1700 से 1727 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। हालांकि उसे सूबेदार नियुक्त किया गया था 1717 में। तो मुर्शीद कुली खां के बाद उसका उत्तराधिकारी, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, वो गद्दी पर बैठा, जो कि उसका दामाद था। सुजाउद्दीन ने 1727 से 1739 तक शासन किया। इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल नहीं बन पाते हैं। सुजाउद्दीन के बाद अगर हम देखें तो इसका बेटा सरफराज खां गद्दी पर बैठा, लेकिन सरफराज खां के गद्दी पर बैठते ही अलीवर्दी खां के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया गया 1740 ईस्वी में। कौन बैठ गया गद्दी पर? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने क्या किया? इसका शासनकाल को अगर हम समझे अलीवर्दी खां को, तो 1740 से 1756 तक इसने शासन किया। अलीवर्दी खां जो मुगलों को
कर दिए जाते थे उससे पूर्णतः बंद कर दिया। मुगलों को दिया जाने वाला कर को पूर्णतः बंद। इधर अंग्रेज अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और उन्होंने क्या किया कि अपनी बातों को मनाने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करने लगे, धमकियां देने लगे। लेकिन अलीवर्दी खान ने उसे आसानी से दबा दिया। लेकिन वो आगे की बात को नहीं सोच सके। उन्होंने सोचा कि मात्र एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी उनके लिए राजनीतिक सत्ता का खतरा नहीं बन सकती है। वो भूल चुके थे कि एक छोटी सी चिंगारी भी जंगल को आग लगा सकती है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अंग्रेजों को छोटा समझकर उन्होंने क्या किया कि अपनी सैनिक को मजबूत नहीं किया। अगर हम देखें तो अलीवर्दी खां के समय मात्र 2000 घुड़सवार सैनिक थे और सिर्फ 4000 पैदल सैनिक थे। मतलब समझ सकते हैं आप कि उन्होंने अपने सैनिक को बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया, जिसका भुगतान उन्हें आगे चलकर करना पड़ा। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें तीसरी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है 1756 ईस्वी में और इसके गद्दी पर बैठते ही इसके काफी शत्रु हो जाते हैं, जिसमें इनका पहला शत्रु होता है इसकी खुद की मौसी घसीटी बेगम। दूसरे शत्रु में इसका भाई शौकत जंग और तीसरा शत्रु अंग्रेज थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में मुगल शासक के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत वो बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। इसके लिए वो आयात निर्यात जब करते थे तो उसके लिए पास जारी करते थे, लेकिन इस पास का अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में इस पास का दुरुपयोग करने लगे, जिससे सिराजुद्दौला के समय बंगाल के राजस्व में कमी आने लगी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने बंगाल में किलेबंदी शुरू कर दी। अगर आप शासक है और आपके सामने कोई किलेबंदी कर दे तो आपको कैसा लगेगा? अपमान महसूस होगा। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कहा कि आप किले को गिरा दीजिए, लेकिन अंग्रेज ने इनकी एक ना सुनी, जिसके कारण सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। फलस्वरूप ये क्या किए, 4 जून 1756 में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी जो कासिम बाजार में स्थित थी, वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, वो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेते हैं। और अंग्रेज भागकर समुद्र तट के किनारे कुल्टा के जगह पर आश्रय लेते हैं और मद्रास से अंग्रेजी सेना आने का इंतजार करने लगते हैं। और इसी समय का फायदा उठाकर जिन लोगों पे बंगाल की राजनीतिक स्थिति निर्भर थी उन्हें अपने साथ मिला लिया, जिनमें अगर हम समझे तो बंगाल के प्रमुख थे, उसमें थे पहले जगत सेठ जो कि बैंकर थे, मानिक चंद जो कि कलकत्ता का प्रभारी था, अमीर चंद जो कि पूंजीपति था, और मीर जाफर जो सैन्य प्रमुख थे, मीर बख्शी अर्थात सैन्य प्रमुख थे।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसी समय इन लोगों को अपने साथ मिला लिया। और भी लोग थे जिसमें राय दुर्लभ थे। इधर 1757 ईस्वी में क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में मद्रास से अंग्रेजी सेना आई और आते ही उन्होंने पुनः कलकत्ता पे कब्जा कर लिया और बंगाल के नवाब के साथ अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि की, जिसमें उन्हें विशेषाधिकार पुनः प्राप्त हो गए। लेकिन अंग्रेज इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें सिराजुद्दौला के सामने रखी जिसे मानना सिराजुद्दौला के लिए नामुमकिन था। और इसी परिस्थिति में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला लड़ रहा था और एक तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे। हालांकि ये सिर्फ कहने को युद्ध था, क्योंकि जिन लोगों पे बंगाल की सत्ता निर्भर थी उन्हें तो अंग्रेज पहले ही मिला चुके थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ी सेना युद्ध में उतरी ही नहीं। मात्र एक छोटी सी सेना मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में उतरी। फलस्वरूप मीर मदान और मोहनलाल को वीरगति प्राप्त हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई और क्लाइव की जीत हुई। सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, लेकिन वहां पे मीर जाफर के पुत्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर नवाब बनते ही खुशी में अंग्रेजों को कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी और 24 परगना में जमींदारी का अधिकार दिया। तो इस तरह अंग्रेज जो चाहते थे कि उनके लिए एक कठपुतली नवाब हो, उनको ये प्राप्त हो चुका था। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जिन्हें कोई भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।